तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। 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 जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। सो आज हम लर्न विद प्रैक्टिस का फिफ्थ चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो जो लोग नए हैं मैं उनको बता देता हूं कि इस सीरीज में हम सबसे पहले चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड आउट करते हैं और उसके बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं यहां पर, जो कवर करता है आपके इंटायर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को। ऑलराइट, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में एक ओपन टेस्ट का लिंक मिलता है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर, और जो कि कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने सारे फ्रेंड्स को बताना है इस अमेजिंग क्लास के बारे में एंड ओपन टेस्ट के बारे में, और साथ में आप अपनी पेन एंड कॉपी को ओपन करिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए, और साथ में मेरे बेस्ट प्रॉब्लम्स फ्रॉम मैग्नेटिज्म एंड मैटर को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं ट्रेंड एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सो लुक एट हियर, आपको यहां क्या दिख रहा है, एक टेबल है, यहां पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के, टॉपिक 1, टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3। और 2025 में 19 सेट से कितने क्वेश्चंस आए? टॉपिक 1 से, दैट इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। सिर्फ दो क्वेश्चंस है। मैग्नेटिक मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज से 2 क्वेश्चन आए, मैग्नेटिक इक्विपमेंट से 0 क्वेश्चन आया है। राइट गाइस, सो क्लियरली आप देख सकते हो यहां पर 2025 में वेटेज काफी कम है, 2024 में वेटेज ठीक था, टॉपिक 1 से कुछ क्वेश्चंस ज्यादा आए थे, लेकिन 2023 में आप क्लियरली देख सकते हो कि टॉपिक 2 से ज्यादा क्वेश्चन आए। राइट, सो आप कलेक्टिव अगर देखें लास्ट 5 इयर्स में तो हमें ये पता चलता है कि 111 सेट्स में से 13 टॉपिक 1 से आए हैं for 20 questions topic 2 and only one question from topic 3. Relative weightage 38%, 59% and 1%, right? So 3%, right? So clarity हमें यहाँ क्या मिल रही है कि topic 2 को अगर मैं last 5 years के question से compare करूँ तो सबसे ज़्यादा importance रखता है, right? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको topic 1 and topic 3 को छोड़ देना है, topic 2 को, topic 1 को भी पढ़ना है, लेकिन हमें यहां पर एक क्लैरिटी आ चुकी है कि सबसे ज्यादा फोकस हमारा मैग्नेटिक मटेरियल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में होना चाहिए इस चैप्टर से, isn't it? चलिए, सो हम आज की क्लास में इसी एनालिसिस के बेसिस पर बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, और साथ में आपको इसी एनालिसिस पर बेस्ड ओपन टेस्ट मिलता है जहां आप अपनी लर्निंग को एनालाइज एंड टेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 1, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक नंबर 1 से है। ऑलराइट, और देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मूवमेंट M if it is bent in L shape from the center then the new magnetic moment is। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा कि एक स्ट्रेट वायर दिया हुआ है और इस स्ट्रेट वायर की लेंथ आपको गिवन है L एंड मैग्नेटिक मूवमेंट M गिवन है। मैं इसको ओल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट बोलकर कैपिटल M बोल सकता हूं। इसको बेंड कर दिया है कुछ L शेप में, राइट? सो गाइस, मैं यहां पर मैग्नेटिक चार्ज प्लस M और माइनस M मान सकता हूं। इसको हम पोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, राइट? जब मैं इसको बेंड करूंगा सो डेफिनेटली दिस लेंथ विल बिकम L/2 एंड दिस लेंथ विल बिकम L/2 एंड मैग्नेटिक चार्जेस और पोल स्ट्रेंथ हमारे प्लस M माइनस M हो जाएंगे, राइट गाइस? सो अब क्या करना है आपको, न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट इस शेप का फाइंड करना है। क्या सिंपल तरीका है भाई, अब हमारे जो पोल्स हैं वो कुछ इस जगह लोकेशन हो गए, राइट? सो मुझे इसकी डायरेक्ट डिस्टेंस पर ये डिपेंड करेगा, राइट?
तो मैं डायरेक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूँ. दिस न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी डिपेंडिंग अपॉन पोल स्ट्रेंथ एंड द सेपरेशन. पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा भाई, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट हमारा पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, और साथ में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस है गाइस? सो क्लियरली मुझे यहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिख रहा है, दैट इज, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, L/2 ये क्या बन जाएगा, √2 इंटू L/2. ठीक है, मैं यहां पे वैल्यू को पुट कर दूंगा, L/√2. ओके, और ओल्ड मैग्नेटिक मोमेंट हमने ऑलरेडी निकाला है, दिस इज m इंटू लेंथ L. सो ml को मैं ओल्ड मैग्नेटिक मोमेंट और या फिर कैपिटल M/√2 लिख सकता हूं, है ना. सो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या आ गया, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस वायर इज कितना भाई, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इस वायर का कितना आया, M/√2. ठीक है, चलो. सो हम ऑप्शन मैच करें, यस हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है, और आपने देखा हमने सिंपल कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज किया है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स. करेक्ट. चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि स्मॉल बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री with an external field of 0.06 Tesla. We experience a torque of 0.08 Newton meter. The minimum force required to rotate it from stable equilibrium to unstable equilibrium. The position is. आपको वर्क डन बताना है, ठीक है, कितना मिनिमम वर्क करना पड़ेगा इसको रोटेट करने में. सो गाइस, अगर मैंने एक स्मॉल बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है. सो अगर मैं इसको स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाऊंगा, ठीक है, सो इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा ये, ठीक है. सो इनिशियल थीटा वन भाई, दोनों मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल 0. मैं इसको अगर रोटेट कर दूंगा तो θ2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. अब क्वेश्चन में देखिए, आपको फाइंड करना है मिनिमम वर्क डन. सो मिनिमम वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल्स टू mb cos θ1 minus cos θ2. All right, we are going to use this relation. So w is equals to the value mb is, हाँ भैया, हमें mb के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है. सो स्टूडेंट्स, mb की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है भाई. θ1 θ2 हमारे पास है, बट mb के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं. तो mb कहाँ से लाया जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है. सोचो क्या करेंगे, सोचिए क्या करेंगे हम. सो डेफिनेटली टॉर्क का जो रिलेशन है वहां से हमको mb मिल सकता है. सो गाइस, मैं यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b इस रिलेशन को यूज कर सकता हूँ. सो मुझे टॉर्क का रिलेशन क्या मिल जाएगा, mb साइन थीटा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, इनिशियली इसको कहां पर रखा गया है, आपको दिया गया है कि टॉर्क 0.06 है जब एंगल 30 पर रखा गया है इसको, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज, मैं सारी वैल्यूज को यहां पुट कर देता हूं, और दिस इज 0.06 mb sin 30 is 1/2. सो यहां पर टॉर्क की वैल्यू हमें कितना दिया है, 0.08, राइट. सो टॉर्क का वैल्यू मैंने 0.018 रखा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0.036 mb, ठीक है. अब mb का वैल्यू हमको यहां मिल चुका है, मैं यहां पुट करूंगा. θ1 का वैल्यू यहां से मिलेगा, θ2 का यहां से इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, एंड हमें बहुत वन लाइन में सिंपल आंसर मिल जाएगा. सो mb का वैल्यू इज 0.036 cos θ1 इज 0 माइनस cos 180 डिग्री. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब बताइए मुझे cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है. cos 180 का वैल्यू -1, ठीक है. एंड दिस इज 0.036. सो ये 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 0.072 जूल्स. करेक्ट, ये हमें आंसर मिलता है. जूल क्यों लिखा हमने, क्योंकि वर्क डन की यूनिट जूल आती है. ओके, लेट्स चेक आवर आंसर, क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है. सो आंसर में 10⁻² पावर के टर्म्स में देना है, राइट. सो इसको मैं 7.2 इंटू 10⁻² जूल्स लिख सकता हूँ, राइट. सो डेफिनेटली हमारा आंसर बी ऑप्शन मैच कर रहा है. ओके, सो बी ऑप्शन इज मैचिंग विद आंसर. बहुत सिंपल वन लाइन में आपको आंसर मिल रहा है. हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या सीखा गाइस, कि टॉर्क का रिलेशन
अगर एक बार मैग्नेट को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो टॉर्क उस पर क्या लगता है, m क्रॉस b, ठीक है, जिसको हम mb sin थीटा भी लिख सकते हैं। और इसी बार मैग्नेट को अगर मैं रोटेट करता हूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो वर्क डन का रिलेशन आता है W इक्वल्स टू mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थीटा 1 इनिशियल पोजीशन है एंड थीटा 2 हमारी फाइनल पोजीशन। सो स्टेबल से अनस्टेबल पर जाएंगे, 0 से 180 डिग्री की तरफ जाएंगे, हमें रिलेशन सॉल्व करके ये वैल्यू मिल जाती है, राइट। सो टॉर्क एंड वर्क डन का यूज करके हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो इन दिस क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस टाइप का क्वेश्चन जेई में कम पूछा गया है, लेकिन जब भी पूछा गया मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया। द क्वेश्चन इज अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर is placed in magnetic meridian with its north pole pointing towards the geographical north and neutral point is obtained at a distance of 18 centimeter from the center of the magnet। अब आपको BH की वैल्यू दी है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने को बोला है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। मैग्नेटिक मोमेंट हम जानते हैं कैपिटल M है और उसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, ऑलराइट। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं। सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बार मैग्नेट। So this bar magnet we have this north pole and south pole और अपने को पता है कि बार मैग्नेट से कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, ओके। नाउ इस मैग्नेटिक फील्ड को कौन काउंटर कर रहा है भाई? देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड को काउंटर कौन कर रहा है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड काउंटर कर रही है। द न्यूट्रल पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट। न्यूट्रल पॉइंट का क्या मतलब होता है? जिस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। सो ये तो मैग्नेटिक फील्ड किसका हो गया? मैग्नेट का हो गया, और साथ में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसका कंपोनेंट आपको दिया है क्वेश्चन में। सो मैं इस पॉइंट पे मैंने मान लिया कि ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, राइट। मैंने ऐसा मान लिया दिस इज अ न्यूट्रल पॉइंट, और इस पॉइंट पर बार का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर दिया है। ध्यान से देखो, क्या आपको d का वैल्यू दिया है? यस, दिस वैल्यू ऑफ d वी हैव कितना कितना कितना। न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। सो d का वैल्यू 18 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है। एंड लेंथ अपने को दिया है बार मैग्नेट का, सो 2l इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यहां से मुझे l का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर, और मैं इसको 7 इंटू 10⁻² मीटर्स लिख सकता हूं, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आप ध्यान से देखो, ये बार मैग्नेट का ये जो पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, ये बार मैग्नेट का इक्वेटोरियल पोजीशन है, राइट। इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड BM निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? वो हम यहाँ यूज करेंगे, ओके। सो BH इज इक्वल्स टू BM हो गया फॉर द न्यूट्रल पॉइंट। BH इज इक्वल्स टू BM एंड द वैल्यू ऑफ BM क्या है हमारे पास? μ0 अपॉन 4 पाई कैपिटल M डिवाइडेड बाई D स्क्वायर एंड L स्क्वायर द पावर 3/2, ओके। इस रिलेशन को यूज करना है। अब गाइस देखो, आप बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन में सारे पैरामीटर्स हमें गिवन है। BH का वैल्यू गिवन है, L का वैल्यू गिवन है, राइट, D का वैल्यू गिवन है, और M फाइंड करना है। μ0 अपॉन 4 पाई तो 10⁻⁷ होता है, सभी को पता है। फटाफट इस वैल्यू को पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो BH इज लेट मी राइट, यहां पर मैं दोबारा से एक्सप्रेशन आपके लिए लिख देता हूं, μ0 अपॉन 4 पाई M अपॉन D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर द पावर 3/2। हाँ जी, फटाफट लिखेंगे। वैल्यू 0.4 गॉस दिया है, इसको टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ यूज करना पड़ेगा। दिस इज 10⁻⁷ एंड M का वैल्यू कितना आ गया? अच्छा, M तो फाइंड करना है अपने को। सो D स्क्वायर, देखो D स्क्वायर ये दोनों 10⁻² 10⁻² बाहर ले लेते हैं, और इन साइड हमारे पास क्या बचेगा? 18 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो 18 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दी पावर 3/2, और बाहर हमने ले लिया जो ये 10⁻² है,
इसको हम बाहर लिखेंगे, दैट विल बी 10⁻⁶। ऑलराइट, ओके, नाउ देखिए, ऑलराइट, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा यहां पर, दिस विल बी इक्वल्स टू 19 पॉइंट, this will be equals to 19.31 the power 3/3, okay, and this is 10⁻⁶, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको भी हम कर सकते हैं कैंसिल आउट, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये हो जाएगा 10⁻3, ओके। ये होल टर्म, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत कुछ सिंप्लीफाई कर लिया है और हमें अब आंसर मिलने वाला है। सो m का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 19.31। इसको आप स्क्वायर क्यूब करेंगे तो दिस विल बी, आपको करके देखना पड़ेगा, एंड दिस इज इंटू 10⁻3, ओके, ये फैक्टर भी रहेगा। सो आप इसको ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग 2880 इंटू 10⁻3, ठीक है। और इसको मैं अगर डेसिमल्स में लिखना चाहूँ, सो आई एम गेटिंग 2.880। सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट, और आप यूनिट्स को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम आंसर को फटाफट चेक करेंगे। आंसर हमारा 2.880 जूल पर टेस्ला मैच हो रहा है, ठीक है। जूल पर टेस्ला मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शंस के बेसिस पर हमें यूनिट देखना होता है, और यूनिट्स हमने ऑलरेडी एसआई यूनिट्स में सारा कुछ सॉल्व किया है, तो यूनिट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर भी एसआई यूनिट्स में आ रहा है, और यहाँ भी एसआई यूनिट्स ऑलरेडी लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो आपने देखा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है यहाँ पर, न्यूट्रल पॉइंटर बेस्ड। जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पर बहुत से बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि उनको न्यूट्रल पॉइंट में फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो न्यूट्रल पॉइंट में कहाँ मिलेगा, एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द बार मैग्नेट। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये स्टेटमेंट बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। अब भाई 4-5 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये देखना है, और उसके बाद ABCD ऑप्शन चूज करना है। सो कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर बिल्डअप होने वाले हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो, इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं? ये तो गलत है भाई, इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट करते हैं, प्लस क्यू एग्जिस्ट करता है ना, माइनस क्यू भी एग्जिस्ट करता है, तो ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। वेयर इज मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट, क्या ऐसा है? उल्टा बोल रहा है स्टेटमेंट, है ना। इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप अगर एक बार मैग्नेट को लेते हो जिसमें नॉर्थ एंड साउथ है, और आप इसको ब्रेक करोगे, ठीक है, कोशिश करोगे मोनोपोल्स क्रिएट करने का, तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा, राइट। द मोमेंट ये ब्रेक डाउन होंगे, यहां पर ऑटोमेटिकली नॉर्थ के सामने साउथ और साउथ के सामने नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं बार मैग्नेट के केस में, ठीक है। सो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। चलिए बी ऑप्शन को देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनोइड एट इट एंड्स एंड आउटसाइड कैन नॉट बी कंप्लीटली स्ट्रेट एंड कन्फाइंड, है ना। सो सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? कब हो सकता है? जब हम एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड को लेते हैं। तो यहाँ पे कैन नॉट बोला हुआ है, हम इसको गलत बोल देंगे, ठीक है। चलिए थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली कन्फाइंड विद इन द टोराइड। क्या ऐसा है? बिल्कुल है, क्योंकि टोराइड में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं, ठीक है। स्पाइरल कुछ इस तरीके से होता है, इस वायरिंग के अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती है, और जो कि कंप्लीटली कन्फाइंड होती हैं सर्कल में, राइट, इस एरिया में कन्फाइंड होती है। दैट्स मीन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ठीक। सिर्फ और सिर्फ आपको एक सर्कुलर, एक टोराइड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगे, बाकी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जीरो होगा। सो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंप्लीटली कन्फाइन कर सकते हैं इन द केस ऑफ टोराइड। सो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है, राइट। चलिए अब ऑप्शन डी की तरफ मूव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट्स आर नॉट पैरेलल। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड आर नॉट पैरेलल। सो भाई ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड पैरेलल ही होंगी, राइट, पैरेलल ही होंगी।
अगर पैरेलल नहीं होगी तो वो इंटरसेक्ट करेंगे और इंटरसेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं होता, ये आपको पता है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैज टू बी पैरेलल इनसाइड द बार मैग्नेट। बाहर नॉन पैरेलल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बार मैग्नेट से लेकर इन्फिनिटी तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो वो नॉन पैरेलल शेप में और कर्व शेप भी है, इसलिए भी नॉन पैरेलल दिखेगी, बट इनसाइड स्ट्रेट होंगी और पैरेलल होगी। सो ये ऑप्शन भी अपने को गलत लग रहा है, राइट। तो अभी तक सी ऑप्शन अपने को गलत सही मिला है, बाकी ए और बी दोनों गलत, डी भी गलत है। चलिए अब आते हैं, x = -1 इज द कंडीशन फॉर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल वेयर x इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या हमें प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल पता है? बिल्कुल सर, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू -1 होता है, सबको पता है, राइट। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सो सी एंड ई इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज मैचिंग। ओके, सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आ रहा है, राइट। सो सिंपल, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इस क्वेश्चन के थ्रू लर्न किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ JEE Mains 2025, रिसेंट लास्ट ईयर क्वेश्चन और असर्शन रीजन बेस्ड है। फटाफट असर्शन इसको पढ़ेंगे और आप आंसर देंगे। आप वीडियो को पॉज करिए और असर्शन को रीड करिए। सो क्या कह रहा है, देखिए, द मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए पीछे जो हमने क्वेश्चन किया ये उस पर ही असर्शन बेस्ड। क्या मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं? बिल्कुल सही है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज लूप। भाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो जरा ध्यान से, नॉर्थ एंड साउथ। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मोनोपोल्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ निकलेंगी बाहर, टर्मिनेट कभी नहीं होंगी। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, करेक्ट। और क्लोज लूप फॉर्म होने के लिए दोनों पोल्स होना जरूरी है, और साथ में ये कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, देयर इज नो ब्रेक, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज लूप। सो असर्शन और रीजन ये दोनों ही करेक्ट हैं, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें दे रहा है, ठीक है। सो अगर हम देखें, सो ए बी सी में हमें मिल रहा है दैट ए एंड बी आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑलराइट, इजंट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो ऑप्शन सी हमारे आंसर से मैच कर रहा है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखिए, अब हम मूव कर रहे हैं टॉपिक 2 की तरफ, और यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया है द कंपस नीडल ऑफ ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर बेस्ड है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो मैग्नेटोमीटर बेस्ड क्वेश्चन है ये, जिसमें टाइम पीरियड हम फाइंड करते हैं बार मैग्नेट का, ठीक है। ऑसिलेट करता है वो बार मैग्नेट, और वहां से हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। सो मैग्नेटोमीटर ऑसिलेट्स, देखिए क्या कह रहा है, सो मैग्नेटोमीटर ऑसिलेट्स 20 टाइम्स पर मिनट एट अ प्लेस where the angle of dip is 30 degree. The number of oscillations per minute becomes 10 at another place Q of 60 degree dip. ठीक है, आपको डिप एंगल दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द टू प्लेसेस, दोनों प्लेसेस पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ऑलराइट, तो कैसे मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ? सो मैग्नेटोमीटर का टाइम पीरियड हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या रिलेशन होता है, द T = 2π/√I/mb, ठीक है। I इज व्हाट, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बार मैग्नेट का, M मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट का, एंड B इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस केस में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, ठीक है। सो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, हमें ये कंसीडर करना होगा, ठीक है। चलिए अब अपने को मैं यहाँ पे BH लिख देता हूँ, ये हमारे पास रिलेशन आ रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो, टाइम पीरियड हमारे पास नहीं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम टाइम पीरियड फर्स्ट केस में फाइंड कर लेते हैं। 20 मिनट्स पर मिनट, 20 टाइम्स पर मिनट बोल रहा है, तो एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगेगा? सो क्लियरली आई कैन से 20 60 by 20, that is 3 seconds। और सेकेंड केस का सिमिलरली हमें मिल जाएगा, ऑसिलेशन दिया है 10, सो दिस इज 6 सेकेंड्स। सो दोनों केसेस के हमको टाइम पीरियड मिल चुके हैं। अब हम इस रिलेशन को यूज करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू, ठीक है। चलो, सो गाइज एक और इंटरेस्टिंग चीज है, I और M ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट है, सेम बार मैग्नेट को यूज किया है हमने दोनों केस में,
लोकेशन चेंज किया है, दैट मीन बी का वैल्यू चेंज करेगा, बी का वैल्यू बी एच का वैल्यू चेंज करेगा, टाइम पीरियड चेंज करेगा, बट बाकी पैरामीटर सेम रहेंगे. सो क्लियरली मैं यहाँ पर ये रिलेशन यूज कर सकता हूँ दैट टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट बी एच. ऑलराइट, बट अब मजे की बात यह है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. कोई बात नहीं, अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बीई हमने माना ये, और हॉरिजॉन्टल से एंगल डिप बना रहा है ये डेल, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट हमारे लिए निकालना इजी है. सो बी एच का वैल्यू कितना हो जाता है, बीई कॉस डेल. ठीक है, यहां से हमें रिलेशन मिल गया. सो आई एम गोइंग टू राइट दिस वैल्यू हियर. सो टी प्रोपोर्शनल टू, या मैं यही लिख देता हूं, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट बी कॉस डेल. ठीक है, अब हमने पूरे एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लिया है, बस वैल्यूज को पुट करना है और आंसर मिल जाएगा अपने को. ठीक है, चलो. सो टाइम पीरियड T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, गाइस T1 का कहां पर है, किस लोकेशन पर, P पर, जब एंगल ऑफ डिप 30 है. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं T1 इज अंडर रूट B ऑफ P एंड एंगल कितना आ गया, cos 30 डिग्री. ठीक है, और T2 हमें कितने कब मिल रहा है, T2 हमको Q पॉइंट पे मिल रहा है जहां एंगल ऑफ डिप 60 है. सो मैग्नेटिक फील्ड BQ होगा और एंगल ऑफ डिप cos 60 हो गया. ठीक, टाइम पीरियड T1 बाई T2 का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 3/6. सो मैं यहाँ पर इसको 3/6 लिख सकता हूँ, और ये सॉल्व करने के बाद 1/2 हो जाएगा. अंडर रूट को मैं अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँ, सो दिस विल बी 1/4. ठीक है, और यहाँ पर हमें रिलेशन मिलता है BQ अपॉन BP. अब गाइस cos 60 इज 1/2, cos 30 इज रूट 3/2. सो ये हो गया हमारा 1/2 एंड दिस इज रूट 3/2. ये कैंसिल आउट हो जाएगा और रूट 3 इधर आ जाएगा. हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है. द रेशियो ऑफ BQ अपॉन BP इज नथिंग बट 3/4, है ना, 3/4 हो गया. भाई रेशियो दोनों का कितना आ रहा है, रूट 3/4 आ रहा है. ठीक है, चलिए अब हम आपसे आंसर को मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. सो ऑप्शन नंबर ए इज मैचिंग विद द आंसर. सिंपल लॉजिक है ना. सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टाइम पीरियड लिखा मैग्नेटोमीटर के केस में, और इंडिविजुअल टाइम पीरियड्स को हमने कैलकुलेट किया. फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, हमने इसको टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, एंड देन बाय यूजिंग द रिलेशन BH कंपोनेंट को हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस करेंगे और हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा. करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आपसे पूछा गया है. ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो. द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स, जो कि अलोंग द एक्सिस प्लेस किया गया है. ठीक है, so whose centers are at r distance apart, when their axes are in the same line, if separation is increased by 2r, the force between them is reduced to. ठीक है, तो ये दो बार मैग्नेट्स हैं, इन दोनों बार मैग्नेट्स छोटे छोटे बार मैग्नेट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस को हमने माना r. ये दोनों बार मैग्नेट्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, और आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है. फोर्स बिटवीन टू बार मैग्नेट्स इज μ0/4π 6 times of magnetic moment of bar first and magnetic moment of bar second. So m1 m2 divided by separation is r⁴. Right. So this is the standard formula for calculating the force between two bar magnets. यहाँ पर आप डिस्टेंस चेंज करोगे तो ये सारी क्वांटिटीज तो सेम रहेगा, सिर्फ ये चेंज करेगा. So क्यों ना मैं डायरेक्ट इस रिलेशन को यूज करता हूं और अपने आंसर तक पहुंचता हूं. क्यों अननेसेसरी एक्सप्रेशंस को लिखना और सॉल्व करना, आप जानते हुए है ना. चलो, सो r1 का वैल्यू हमने कितना लिया था, इनिशियल डिस्टेंसेस r. अच्छा, कुछ गड़बड़ है, इनवर्स रिलेशन है. सो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 1. सो ये हो जाएगा हमारा 2r⁴ एंड दिस इज r⁴. सो सॉल्व करेंगे आप और यहाँ आ जाएगा हमारा 16. अपने को चाहिए F2, क्योंकि F1 गिवन है. F1 is 4.8, F2 and this is equal to 16. So F2 का वैल्यू आ जाएगा 0.3 न्यूटन. सो सेपरेशन बढ़ाने से दो बार्स के बीच का सेपरेशन बढ़ाने से डेफिनेटली फोर्स की वैल्यू कम होगी. ठीक है,
चेक करेंगे आंसर को। यस, ऑप्शन डी इज मैचिंग विद द आंसर। कंग्रेचुलेशंस, आपने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। सिर्फ आपको ये एक्सप्रेशन को याद रखना है, इस एक्सप्रेशन को याद रखना है। इस क्वेश्चन में ये लर्न करने वाली चीज आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, द फोर्स बिटवीन टू बार मैग्नेट्स along their axis। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वन। एट एनी प्लेस वेयर द एंगल ऑफ डिप इज 37 डिग्री, द अर्थ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस विल बी। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन और डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। इस चैप्टर से फॉर्मुला बेस्ड ही क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान भी रखना है। डायरेक्ट फॉर्मुला पे डिपेंड होंगे तो एग्जाम हॉल में हम भूल भी सकते हैं, कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप फॉर्मुला ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। सो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को हम BH लिखते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को हमने लिखा BV, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हमारा ये हो जाएगा B, ओके, ठीक। अब एंगल ऑफ डिप हमेशा हॉरिजॉन्टल से लिया जाता है, तो इसको मैंने डेल लिख दिया। नाउ बाय कंसीडरिंग दिस, मैं यहां पर कंपोनेंट्स लिख सकता हूं B के टर्म्स में साइन डेल, इजंट इट। हमको वर्टिकल कंपोनेंट ये दिया गया है, अगर ये गिवन है तो मैं इस रिलेशन को यूज करूंगा और अपने फाइनल आंसर तक पहुंचूंगा। सो आई विल डेफिनेटली राइट कि भाई V इज इक्वल टू B साइन डेल। तो भाई V की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁵ B हो गया, एंड साइन 37। सो गाइस 37 का फॉर्मूला, अच्छा ट्रायंगल पर हम देखें अगर तो ये अगर 37 है तो ये रेशियो, साइड्स का रेशियो 3, 4 एंड 5 में लिखते हैं, ठीक है। सो नाउ साइन 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5, and this is 6 into 10⁻⁵। आप इसको सॉल्व करेंगे 2 and I'm getting B is equals to 1 into 10⁻⁵। अच्छा 10 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। टेस्ला गाइस चेक करेंगे आप अपने आंसर को, क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है 1 into 10⁻⁴। सो एग्जैक्टली डी ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है, वंडरफुल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि भाई अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है और हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने हैं, हमको एंगल ऑफ डिप की जरूरत पड़ेगी। एंगल ऑफ डिप हमेशा हॉरिजॉन्टल से लिया जाता है, डेल लिखेंगे एंड आप BE cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड BV इज इक्वल्स टू BE sin थीटा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ओके, सिंपल लॉजिक। चलो अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे आपके, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। ABCD are the 4 identical lightweight rod samples that are suspended by threads. The following observations are made after each sample is slowly brought close to a bar magnet. हम सैंपल को बार मैग्नेट के पास लेके जा रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। सो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि A जो है वो वीकली रिपेल कर रहा है। तो भाई बार मैग्नेट के पास, एक बार मैग्नेट के पास, ये हमारी बार मैग्नेट है, इसके पास आप सैंपल लेके जा रहे हो, तो ये सैंपल्स हमको क्या दिख रहे हैं, ये सैंपल्स रिपेल कर रहे हैं। रिपल्सन कब होता है, किस केस में होता है? भाई हमने मटेरियल का पढ़ा है, थ्री कैटेगरीज मटेरियल को हम डिवाइड करते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल को स्लोली रिपेल करता है, वीकली रिपेल करता है। पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट करता है, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ये हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पता है, अगर नहीं पता है तो आप इसको याद रखेंगे। ओके, सो फर्स्ट केस में क्या बोला, ए इज वीकली रिपेल्ड, तो मैंने भी बताया आपको जो रिपल करता है वीकली दैट इज डायमैग्नेटिक। सो ये हमारा क्लियरली एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। बी की बात करेंगे, बी इज वीकली अट्रैक्टेड, दैट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में बात हो रही है, पैरामैग्नेटिक के बारे में हो रही है। नाउ सी इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, सी को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना है। अभी बताया मैंने आपको कि ये तो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है। एंड द फोर्थ इज डी रिमेन्स अनअफेक्टेड। भाई अनअफेक्टेड, मैग्नेट के पास ले जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, ना तो वो पैरा है, डाया है और फेरो है, वो क्या है, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। सो डी इज डेफिनेटली नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सो गाइज अब आप ऑप्शंस को चेक करिए और मैच करिए। सो पहले ऑप्शन क्या कह रहा है, बी इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, बी इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दैट्स अ करेक्ट।
एंड दैट्स ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ सी इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल. क्या सी हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल? नहीं, सी हमारा फेरोमैग्नेटिक है, तो ये गलत हो गया. डी इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. डी इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये भी गलत हो गया. ए इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. ए इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये भी गलत हो गया. सो ऑप्शन ए हमारे हमें करेक्टली मैच करके दे रहा है. सो ऑप्शन ए इज मैचिंग विद आवर आंसर. ऑलराइट, इजी है, कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिली पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर. अब इसी पर बेस्ड हम और क्वेश्चंस को आगे देखेंगे. ठीक है, हम लास्ट टॉपिक में पहुंच चुके हैं, टॉपिक नंबर 3, जिससे सबसे हम अब अच्छा लास्ट टॉपिक से क्वेश्चंस कम आए हैं, है ना. तो अभी हम मेजॉरिटी हमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो दैट इज टॉपिक 2 मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, और उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस अभी भी सॉल्व कर रहे हैं. चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन लेते हैं. ये जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड वेयर स्पेस विद इन द करंट कैरिंग सोलेनोइड इज फिल्ड विद मैग्नीशियम. और आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया है, आपको फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं सोलेनोइड के अंदर एक मैग्नीशियम मटेरियल को डाल देता हूँ. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं. तो क्या कितना बढ़ेगा? आप सोचिए, चेंज तो होगा, ये कंफर्म है, बट कितना चेंज होगा? तो आप देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है ना. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर हमने देखा, या हम सोलेनोइड देखें तो म्यू नॉट एन आई, ये हमारे पास रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का. सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एन आई म्यू पर डिपेंड कर रहा है. सब कुछ हमने सेम रखा, सिर्फ मटेरियल को ऐड किया. दैट्स मीन म्यू नॉट पर डिपेंडेंसी है इस केस में, म्यू पर डिपेंडेंसी है इस केस में, है ना. परमिबिलिटी पर डिपेंडेंसी है मैग्नेटिक फील्ड का. सो मैं बोल सकता हूं दैट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, बोल सकते हैं. ठीक है, चलिए अब अगर मुझे वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा भाई? बी म्यू नॉट वैक्यूम का परमिबिलिटी और वैक्यूम का मैग्नेटिक फील्ड. मीडियम का मुझे लिखना है, सो बी एम प्रोपोर्शनल टू म्यू, राइट. दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, सो बी एम अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? दिस इज म्यू अपॉन म्यू नॉट. गाइस क्लियर? अब देखिए यहां पर हमें चेंज बताना है. सो व्हाट इज चेंज? बेसिकली क्वेश्चन में हमें इंक्रीज और डिक्रीज बताना है, परसेंटेज. सो डिक्रीज और इंक्रीज को मैं डेल्टा बी बाई बी नॉट, दैट्स मीन मैं इसको b माइनस बी नॉट बाई बी नॉट लिख सकता हूँ. ठीक, इस वैल्यू को मैं यहाँ फाइंड आउट करना चाहूँगा. तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, बोथ साइड -1 कर देते हैं. बी एम -1 डिवाइडेड बाई बी नॉट एंड दिस म्यू बाई म्यू नॉट -1. ठीक है, अब मैं बी नॉट को इस तरफ ले जाऊँगा. देखिए अब मैं बी नॉट को इधर ले जाऊँगा, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? बी एम माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू माइनस म्यू नॉट बाई म्यू नॉट. क्या हमारे पास परमिबिलिटी ऑफ मीडियम और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच का रिलेशन है? बिल्कुल है सर. क्या बोलते हैं उसको हम? म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ऑलराइट, इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर और हमें आंसर बहुत इजीली मिलने वाला है. तो ये तो हमारा चेंज हो गया. सो रिलेटिव चेंज हमको मिल रहा है, डेल्टा बी बाई बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू की जगह मैं यहाँ पर लिखूंगा म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट एक्स एम माइनस म्यू नॉट. राइट, मैंने म्यू नॉट को अंदर ले गया और फिर मैंने यहाँ पर रखा. सो म्यू की जगह सिर्फ ये रिलेशन आ गया. अब देखो ये यहाँ पर भी है म्यू नॉट, ये कैंसिल आउट हो गया. उसके बाद ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो डेल्टा बी अपॉन बी नॉट का वैल्यू एक्स एम के को ला रहा है. ठीक है, राइट. बहुत अच्छा एक्सप्रेशन निकल गया है. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लियरली आपको परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 करना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर, लुक एट हियर, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू 100. गाइज हमने सब कुछ सॉल्व करके अपने सीधे एक्सप्रेशन में लेकर आ गए, क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमको क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁵. उसको सिर्फ 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा. दैट इज 1.2 इंटू 10⁻³ परसेंटेज
एंड दिस कैन बी रिटन एज 6/5। इसको हम 6/5 भी लिख सकते हैं। सो ऑप्शन ए हमारा क्लियरली मैच कर रहा है। इज़न्ट इट? बहुत सिंपल। क्या करना है, मैंने सिंप्लीफाई किया है, पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया है, जिससे मुझे कैलकुलेशंस मिनिमम करनी पड़े और मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाए। अगर मैं शुरू में ही सारी वैल्यूज पुट कर देता तो मुझे बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती, अननेसेसरी मैं अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना लेता। पर हमें बनाना नहीं है, हमें ईजी करनी है चीज़ों को, राइट। हमें कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, और हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड कर रही है। उसको रेशियो लेकर हम क्लियरली परसेंटेज चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू एक्साइटेड? यस, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, द पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट टेम्परेचर 350 इज दिस। इट्स ससेप्टिबिलिटी एट 300 केल्विन पे बताना है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी क्या होती है, आपको पता है क्या? पैरामैग्नेटिक मटेरियल की टेम्परेचर डिपेंडेंसी हम कैसे निकालते हैं गाइस? वी नो द क्यूरीज लॉ। क्यूरी लॉ क्या कहता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट? तो मैं इसको यूज करूंगा क्योंकि हमें ससेप्टिबिलिटी तो फाइंड करना है। सो मैं यहां पर xm1/xm2 इज इक्वल्स टू इनवर्स रिलेशन होने की वजह से यहाँ पर T2 लिखूंगा, यहाँ पर T1, ठीक है। सो टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर जो कि T2 है वो कितना है हमारा 300 के, और इनिशियल टेम्परेचर T1 हमारा कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 350 के। ऑलराइट, और यहाँ से मुझे फाइंड क्या करना है? आई हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज xm2 एट टेम्परेचर T2। यही तो फाइंड करना है ना। xm1 गिवन है विच इज 2.8 इंटू 10⁻⁻4, 2.8 इंटू 10⁻⁴, xm इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 350। और इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.06/7, और xm हमें मिल जाता है 2.8 इंटू 7 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा आंसर 3.267 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। चलिए हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है? यस, वी आर गेटिंग ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर, 3.267 इंटू 10⁻⁴, राइट। देखा आपने, सिंपल क्यूरीज लॉ से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपने यहाँ पर क्यूरीज लॉ का कॉन्सेप्ट को लर्न किया है, इसको ध्यान रखेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में तो अननेसेसरी डेटा पर ध्यान नहीं देना है। अननेसेसरी डेटा 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब, वो सब इन्फॉर्मेशन हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ वी रीच टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हम आखिरी क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के, और आप जानते हैं हमारा लास्ट टॉपिक भी हिस्टैरिसीस लूप पर बेस्ड होता है, राइट। सो यहां पर आपको एक लूप दिया गया है एक मटेरियल के बारे में, जिसमें यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दोनों के बीच का रिलेशन दिया गया है, ठीक है। किसी भी मटेरियल के बारे में, सॉफ्ट आयरन हम ले सकते हैं, और सॉफ्ट आयरन में कह रहा है कि जब आप H की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो मटेरियल मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आप जीरो कर देंगे तो मटेरियल अपनी मैग्नेटाइजेशन को कंप्लीटली छोड़ नहीं पाता है। सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, करेक्ट। सो दिस पार्ट इज द रिटेंटिविटी। इस रिटेंटिविटी को जीरो करने के लिए मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ता है, और कितना देना पड़ता है गाइस? अगर मुझे इस पॉइंट को, इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जो इसने होल्ड किया, इसको जीरो करने के लिए मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड करना पड़ेगा, जिससे हम इस पॉइंट पर वापस आ जाए। इसको बोलते हैं कोर्सिविटी, राइट। सो दिस इज द पार्ट कोर्सिविटी। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस इन दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में गिवन है, द फिगर गिव्स एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड B वर्सेस H वेरिएशन इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, द रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी एंड सैचुरेशन रिस्पेक्टिवली ऑफ द मटेरियल हमें फाइंड करना है। सो सैचुरेशन तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सैचुरेशन पॉइंट हमारा ये पॉइंट है, राइट, जहां पर मटेरियल मैक्सिमम मैग्नेटाइज होता है, ओके। सो ये क्लियरली हमें यहाँ पर 1.5 के आसपास ये मिल रहा है, ओके। सो आई विल राइट द सैचुरेशन लेवल
is 1.5. All right, चलिए. So this is 1.5 and हमें फाइंड करना है सेचुरेशन. So ये लेंथ होगा हमारा सेचुरेशन का. So यूनिट हमारा हो जाएगा A/M. नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेंटिविटी. रिटेंटिविटी क्या है? अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो कर दें तब भी मटेरियल कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी. और यहाँ पर क्लियरली हमें इसकी वैल्यू 1 टेस्ला मिल रही है. नाउ थर्ड इज वी आर टॉकिंग अबाउट कोर्सिविटी. और कोर्सिविटी क्या हमने डिस्कस किया, अगर मुझे इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जीरो करना है उसके लिए मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखना पड़ेगा और इस ऑपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? कोर्सिविटी बोलते हैं. सो क्लियरली हमें कितना दिख रहा है? ये पॉइंट यहाँ पर आकर मीट कर रहा है, दैट इज 50. सो 50 amps meter. ऑलराइट, सो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज. चलिए अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है यहाँ पर. सो ऑप्शन ए इज मैचिंग विद आवर आंसर, रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी एंड सैचुरेशन लेवल. सो हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है हमारे आंसर से. ऑलराइट, चलिए. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया है मैग्नेटिज्म एंड मैटर से. आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस जो क्लियरली आपके इंटायर चैप्टर को कवर अप करते हैं. आप दोबारा से वीडियो को वॉच करिए और भी लेक्चर्स के चैप्टर्स के वीडियोस को वॉच कर सकते हैं. और आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको अपनी लर्निंग को टेस्ट करने के लिए ओपन टेस्ट देना है. और कहाँ मिलेगा ओपन टेस्ट? मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, उस पर जाके क्लिक करिए, वहाँ पर आपको ओपन टेस्ट मिलेगा. आप एक्स्ट्रा मार्क्स की लर्निंग ऐप पर पहुँचेंगे और ओपन टेस्ट को कंप्लीटली अटेम्प्ट करेंगे. सो आज के सेशन को हम यहीं कंक्लूड करते हैं. हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ विद अगेन बेस्ट प्रॉब्लम्स of that chapter.